लेक्चर है उसमें पढ़े थे कि संघीय व्यवस्था होता क्या है और उसके क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज हैं। तो आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, एक तो नोट्स कोई भेज ही नहीं रहा है बना के, और कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं डाल के कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया भैया। तो हमको अब डिस्कशन करेंगे उसके आगे का है कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। संघीय व्यवस्था चलाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है संवैधानिकता, कि हमारे जितने भी स्तर की सरकारें हों, 2 स्तर की सरकारें हों या 3 स्तर की सरकारें हों, तो उनके जो राइट्स हैं वो संवैधानिक रूप से पहले से डिसाइड होने चाहिए। उनके जो लिमिटेशन है वो भी संवैधानिक रूप से क्या होनी चाहिए, डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, तभी क्या होगा वो सही से चल पाएगा। नहीं तो अगर सबका किसी का पता ही नहीं रहेगा कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सब आपस में क्या हो जाएगा, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी। वो राज्य वाले स्टेट में घुसें, केंद्र वाले राज्य को डिस्टर्ब करेंगे, राज्य वाले केंद्र को, पंचायत वाला अपना अलग करेंगे सब। तो इसीलिए जो इसका मूल है वो क्या है कि हर चीज़ की संवैधानिकता होनी चाहिए, हर चीज़ को संवैधानिक होना चाहिए कि किस स्तर के सरकार के पास क्या करने का अधिकार है, क्या करने का नहीं अधिकार है। उसके बाद जो होता है कि इसका दूसरा है कि हमारे जैसे संघीय व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ती है। संघीय व्यवस्था की जरूरत इसलिए पड़ती है कि सब बहुत सारे विविधताएं हों। जैसे हमारे देश में ज्योग्राफी के हिसाब से विविधता है, भाषा के हिसाब से विविधता है। सबसे ज़्यादा जो विविधता है वो भाषा के हिसाब से है। लगभग हमारे यहाँ बोलियाँ हैं 3000 से ऊपर हैं, 1500 से ऊपर तो मातृभाषाएं लिस्टेड। तो इस तरह से क्या है कि हमारे देश में विभिन्नताओं के कई स्तर हैं। भाषा के हिसाब से मुख्य रूप तो भाषा हो गया, फिर हो गया ज्योग्राफी हो गया, फिर हो गया रहन सहन हो गया, पहनावा ओढ़ावा हो गया, खान पान हो गया। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे देश में विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं। तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय राज्यों का गठन होना शुरू हुआ, क्योंकि सारी रियासतें थीं, कुछ फिक्स नहीं था। खाली केरल में कई रियासत होगा, कहीं यूपी में रियासत होगा। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला जो काम हुआ कि हमारी विविधता को सही से एलोकेट करना। तो जो सबसे पहला काम हुआ भाषा के हिसाब से राज्यों का गठन होना। 1950 से भाषा के हिसाब से राज्यों का गठन होने लगा, जिसमें तमिलनाडु, केरला और बहुत सारे स्टेट को भाषा के हिसाब से, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के हिसाब से, इस तरह से बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ भाषा के आधार से। तो उस समय जब भाषा के आधार से राज्यों का गठन हुआ तो जो नए राज्य बनेंगे तो उनकी सीमाएं, सिंपल सी बात है, नई सीमाएं बनेंगी। तो बहुत सारे राज्यों की सीमाएं क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। उसके बाद जब ये भाषाओं का गठन होने गया तो भाषा नीति की भी आवश्यकता पड़ी केंद्र से, कैसे भाषा को, किस भाषा, क्योंकि सारे राज्यों का अपने भाषा को उनको बराबर महत्व चाहिए। पहले तो डिस्कशन हुआ राष्ट्रीय भाषा के लिए, जो हिंदी को कुछ लोग बनाने के लिए तैयार हुए। क्यों हुए, क्योंकि हिंदी लगभग 50% से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और लगभग 70-80% लोग समझते हैं अच्छे से। जो हम लोग ऐसे जनरली पूछा जाता है बच्चों से कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो लोग हिंदी बताते हैं। ये सही है नहीं है। संवैधानिक रूप से हमारे किसी भी भाषा को हमारे देश में राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, ना ही राष्ट्रपिता घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं। तो जो इसमें क्या हुआ, जब बहुत सारी भाषाएं हो गई, जो बहुत सारी जो लोकल लैंग्वेजेज हैं जिनको स्ट्रीम लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हमारे यूपी बिहार में भोजपुरी पूरा लोग समझते हैं, पूरे लोग बोलते हैं। तो बोली और स्ट्रीम लैंग्वेज में क्या है, अवधी हो गई एक बोली हो गई जो एक पर्टिकुलर बेल्ट में बोली जाती है, मगही हो गई एक बोली हो गई। लेकिन भोजपुरी क्या हो गई, स्ट्रीम लैंग्वेज हो गई, वो लोग सब लोग समझते हैं भोजपुरी को। तो इस तरह की जो भाषाएं थी, जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज थी, उनको अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया। ये भाषाएं कितनी थी, लगभग 22 भाषाओं को अनुसूचित में शामिल किया। बाकी जो भाषाएं बच गई, जो लगभग 114 हमारे देश में क्या है, मेन स्ट्रीम की लैंग्वेज है, उसमें से 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा में शामिल किया गया, बाकी भाषाओं को गैर अनुसूचित कर दिया गया। अनुसूचित इसलिए इनको कहा जाता है कि इन भाषाओं में आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं एप्लीकेशन देना है, आप अपने स्टेट में कोई उड़िया का आदमी है, उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, उसको कहीं रिपोर्ट देना है तो उड़िया में दे सकता है, उसको संवैधानिक माना जाएगा। इंग्लिश को संवैधानिक भाषा यानी कि अनुसूचित भाषा में नहीं रखा गया, क्योंकि 1965 के बाद कोई भी ऑफिशियल काम इंग्लिश में नहीं होता है। ये हमारे देश में रूल आ गया 1965 से, इंग्लिश में कोई भी काम नहीं किया जाता है, वो काम बंद हो गया। तो ये हो गई हमारे अनुसूचित भाषाएं और गैर। तो इस तरह से भाषा नीति क्या है, 1500 से अधिक हमारे यहाँ बोलियाँ हैं, जिसमें 114 में जो मेन लैंग्वेज है, मुख्य धारा की भाषाएं हैं,
उसमें से 22 भाषाएं क्या एक राज्य का सरकार, बाकी 2 स्तर की सरकारें हो गई, तो उसमें कुछ ना कुछ संबंध होगा। ये अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं भाषा पे बात कर रहे हैं कि भाषा को लेकर क्या क्या है। तो पहले तो भाषाई राज्यों का गठन, ये हमने बताया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भाषा के हिसाब से ही बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ। उसके बाद आता है भाषा से संबंधित नीति। भाषा से संबंधित नीति कैसे बनी ये बताया है कि जैसे हमारे देश में मैक्सिमम लोग लगभग 50% के आसपास लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं, तो एक तो हिंदी हो गया। बाकी जो भाषाएं हैं जैसे 1500 से अधिक भाषाएं बोली वाली हैं, जैसे भोजपुरी हुआ, ये छोटे छोटे लैंग्वेज हुआ, अवधी हुआ, इस तरह के भाषाएं जो हुए, राजस्थानी हुआ, मगही हुआ, ये सब भाषाएं क्या है हमारी बोलियां। ये लगभग 1500 से ज़्यादा हैं जो मतलब लिस्टेड है। उसके बाद 141 भाषा है जो मुख्य रूप से क्या है, मुख्य धारा की भाषा है। जैसे किसी स्टेट में एक पार्टिकुलर एरिया में वो अच्छे से बोला जाता है, वो लिखा पढ़ा सब कुछ जाता है। तो इस तरह से उन सबको तो हम अपने संविधान में लगा नहीं सकते हैं। तो उन 141 भाषाओं में से लगभग 141 नहीं 114 मुख्य धारा भाषाएं, 114 भाषाओं में से 22 भाषाओं को अनुसूचित बना दिया गया कि सभी लोग अनुसूचित ये बनाया गया कि उससे आप ऑफिशियल काम कर सकते हैं। जैसे अब उड़िया है, उड़ीसा का है, तो उड़ीसा में ये भाषा को आप कहीं एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज भी उसको मान लिया जाता है। और इंग्लिश को 1965 में हटा दिया गया। 1965 से इंग्लिश को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज नहीं माना जाता है। इसलिए आप देखिएगा जितने भी सरकारी काम दाम होते हैं सब हिंदी में होते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी जानने वाले ज़्यादा लोग हैं। और हिंदी के बाद बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो जहाँ की हिंदी दूसरी भाषा है, भले वहाँ पे कोई भी भाषा बोली जा रहा हो, लेकिन हिंदी लोग अच्छे समझते हैं। तो जो इंग्लिश था उसको 1965 से हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया गया। तो इसलिए अभी तक मैक्सिमम जो काम होता है हमारे इधर हिंदी में होता है। इसलिए हटा दिया गया कि इंग्लिश बोलने वाले कम लोग हैं, समझने वाले भी कम लोग हैं। तो जो गाँव के लोग थे उनको आसानी से लोग मैनिपुलेट कर ले रहे थे हिंदी में। मैनिपुलेट मतलब उनको धोखा दे रहे हैं, लिखा रहेगा कुछ और, बताएंगे कुछ और, उनसे साइन मोहर ले लेंगे। तो इन सबको चीज़ों में रखते हुए क्या किया गया, भाषा को आधार पे सबको सेटिस्फाई किया गया है ताकि सबके भाषा को समान अधिकार मिले और हर भाषा को बोलने वाले लोग को समान स्तर का रिस्पेक्ट मिले। इसके बाद आता है तीसरा, केंद्र और राज्य के रिश्ते। जैसे कि मान लो क्या होता है, पिछले बहुत सालों में ऐसा कई बार देखा गया है, केंद्र और राज्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को क्या करें, सहयोग करें। न कि ऐसा है कि केंद्र में बीजेपी है तो जो जिस स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसको इतना परेशान करे गवर्नमेंट ही खत्म हो जाए, ये गलत चीज़ है। और कांग्रेस का अगर केंद्र में है तो बीजेपी वालों के स्टेट में गवर्नमेंट है वो उसको परेशान करते। ये संघीय ढांचा के हिसाब से ये चीज़ें गलत है, क्योंकि संघीय जो ढांचा है, संघीय व्यवस्था है, जो ये इस चीज़ उसकी मूल में है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे का ईमानदारी से सहयोग करें। पार्टी के हिसाब से नहीं, सरकार के हिसाब से अच्छे से सहयोग करें, भले वो किसी भी पार्टी का कहीं भी हो। तो इनका रिश्ता कैसा होना चाहिए, केंद्र और राज्य का रिश्ता होना चाहिए कोऑपरेटिव होना चाहिए, चाहे वो भाषा के हिसाब से हो चाहे किसी भी हिसाब से। दोनों एक दूसरे को क्या करें, समझें और एक दूसरे की सहयोग करें, मदद करें देश के विकास में। ये विविधता, भारत की भाषाई विविधता, मैंने बताया आपको कि 1500 से अधिक क्या है हमारी मातृभाषाएं हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज हो गए। 114 मुख्य धाराओं की भाषाएं हैं, भोजपुरी भोजपुरी ये मुख्य धारा की भाषा है। उसके बाद 22 अनुसूचित भाषाएं जो संविधान में हमारे यहाँ क्या है नोटेड है, उनको संवैधानिक भाषा माना जाता है। उसके संवैधानिक इन सेंस की इन भाषाओं से आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम यानी ऑफिशियल काम कर सकते हैं। और इंग्लिश को याद रखिए 1965 से संवैधानिक भाषा में से हटा दिया गया, अनुसूचित लिस्ट से हटा दिया गया, यानी कि उससे कोई भी ऑफिशियल वर्क आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा है भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सुने होंगे कि मतलब पहले भी लोग क्या होते थे, गांव में प्रधान उर्धान होते थे, सरपंच होते थे, बहुत पहले हमारे बाबा बाबा के टाइम के भी पहले, लेकिन उनके पास पावर नहीं था। ऐसे ही कोई सरपंच बन जाता था, ऐसे ही कोई प्रधान बन जाता था, उनके पास पावर एक्चुअल नहीं होती थी। तीसरे स्तर की तो सरकार थी हमारे पास, लेकिन उनके पास पावर नहीं था कुछ, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। तो इन सब चीज़ों को तो लोग इतना इंटरेस्ट ही नहीं होते थे। एक सरपंच बन गया, वो 50 साल है, जब तक जी रहा तब तक है सरपंच। प्रधान बन गया, किसी गांव में बना दिए जो खाली है, बन गया 50 साल। क्यों लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे? क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं था।
जब किसी चीज़ में पावर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी तो लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। तो इस तरह से वो संवैधानिक पद होते हुए भी उसका कोई महत्व नहीं था, वो कुछ कर नहीं पाते थे। तो विकेंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण वो होता है जब केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कुछ पावर लेके, पावर मतलब शक्तियां लेके और स्थानीय सरकार को दी जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, शक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो विकेंद्रीकरण का सिंपल सा क्या हुआ परिभाषा कि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब हम किसी देश में या राज्य में केंद्र से, राज्य से शक्तियां लेके, यानी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से शक्तियां लेके स्थानीय सरकार को देते हैं, वही विकेंद्रीकरण होता है। तो इंडिया में जब विकेंद्रीकरण का फायदा क्या है? पहले क्या होता? स्थानीय विकेंद्रीकरण इसलिए कि अगर प्रधान के पास एक गांव में ईमानदारी से अगर प्रधान काम करे तो उसको ये पता होता है उसके गांव में किस चीज़ की कमी है। और उसको जब पहले पावर होता ही नहीं था, अगर मान लो गांव में रास्ता नहीं है, तुम इधर देखो 20-22 साल में जब से विकेंद्रीकरण हुआ, गांव में मतलब भर का विकास हुआ, गांव गांव रोड हो गया। हम छोटे थे तो मेरे ही गांव में रोड नहीं था, चक रोड था, रोड बन गया। तो ये सब किस लिए हुआ? जब विकेंद्रीकरण हुआ और शक्तियाँ ट्रांसफर हुई। तो पहला तो स्थानीय समस्याओं का बेहतर पहुंच होता है, जैसे जो लोकल लीडर हैं, जो पंचायत लेवल के हैं, जो प्रधान उधान हैं, उनको पता होता है उनके गांव में एक्चुअल समस्या क्या है। तो उस हिसाब से वो काम करेंगे। थोड़ा भी काम करेंगे, मान लो बहुत खा गए, तब भी काम करेंगे तो उस हिसाब से करेंगे कि वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है, क्या उनकी समस्या है, वो अच्छे से जानेंगे। और जब तुम अच्छे से समस्या जान जाओगे तो संसाधनों का उचित उपयोग, जब तुम्हें ये पता होगा कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पे है, किसको राशन की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से बैठे बैठे ना मोदी जान पाएंगे ना योगी जान पाएंगे कि तुम्हारे गाँव में किसको राशन की ज़रूरत है इस टाइम। लेकिन प्रधान को पता है कि इसको राशन की ज़रूरत है तो वो पहुंचवाएगा। तो जब अच्छे से आप प्रॉब्लम को जानेंगे तो वो अच्छे से क्या करेंगे? अपने संसाधनों को, संसाधन मतलब आपके पास जो पैसा है, जो ज़मीन है खाली, या कोई भी चीज़, तो उसका उचित प्रयोग होगा तभी। क्यों? जब आप बेहतर समस्या को समझेंगे तभी आप उसका उचित प्रयोग कर पाएंगे। तीसरा है लोकतांत्रिक भागीदारी में रुचि। पहले लोग चुनाव में जो ये केंद्र का होता था या राज्य का होता था तो इतना भागीदारी, वोट डालने ही नहीं जाता था कोई। सुनना, तुम पुराने लोग बताएंगे कि गांव में 50-100 वोट ही पड़ता था, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता था? क्योंकि उसको महत्व ही नहीं पता था। अब क्या हुआ, जब गाँव में प्रधानी चुनाव होने लगा तो हर घर से, हर किसी के बगल से लड़ रहा है, क्योंकि गाँव में ही चुनाव होना है। तो गाँव के चुनाव में देखो लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट लेने का ये नतीजा हुआ कि वो वोट देने जाने लगे, और वोट जब देने जाने लगे तो उनको क्या हुआ, पता चला कि उनके वोट का क्या पावर है। उनके वोट से जब प्रधान बदल जा रहा है तो प्रधानमंत्री भी बदल सकता है। तो लोगों के मन में अभी क्या हुआ, देखो वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। पहले इतनी वोटिंग नहीं होती थी, 20%, 25% भी बहुत हो जाता था। तो इसीलिए एक तरह की गवर्नमेंट चलती रहती थी। अब लोग की जैसे जैसे भागीदारी बढ़ेगी, गवर्नमेंट का भी प्रेशर बढ़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसका फायदा ये हुआ कि लोकतांत्रिक भागीदारी में जनता की रुचि बढ़ी, क्योंकि प्रधानी का जब वोट डालने जा रहा है तो उसको पता चल गया वोट कैसे पड़ रहा है क्या। तो वो स्टेट वाले में भी जाएगा, विधानसभा के चुनाव में भी जाएगा और लोकसभा के भी चुनाव में जाएगा। तो ये जब विकेंद्रीकरण हुआ ये 1992 में हुआ, मुख्य रूप से जब ट्रांसफर हुआ शक्तियों का तो 1992 में हुआ। पहले ये चुनाव होता ही नहीं था, प्रधान और का कोई चुनाव नहीं। एक आदमी बताया ना, एक आदमी बन गया, वो जिंदगी भर आता था। क्योंकि जब शक्तियाँ नहीं रहेंगी तो उसमें जब विकेंद्रीकरण हुआ अच्छे से 1992 में हमारे स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियाँ दी गई, कुछ बजट दिया गया, तब वहाँ पे ज़्यादा एक्शन लिया गया। स्थानीय सरकारें जब बनी, कब बनी? स्थानीय चुनावों का नियमित होना 1992 में जब विकेंद्रीकरण हुआ, पंचायत के फिर से पुनः गठन हुआ। तो पंचायत का जब पुनः गठन हुआ तो पहले तो ये फिक्स हुआ कि हर 5 साल पे चुनाव होगा भाई। इसमें भी देखो प्रधान का भी चुनाव होता है, बीडीसी का भी चुनाव होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। दूसरा, सीटों में आरक्षण भी दिया गया। इंडिया में आरक्षण मूल रूप से है तो जाति के हिसाब से भी दिया गया, लेकिन इसमें महिलाओं का 1/3 क्या किया, कंपलसरी किया गया कि जितना भी सीट होगा उसमें 1/3 महिलाएं ही रहेंगी। उसके बाद राज्य चुनाव आयोग का गठन, राज्य चुनाव आयोग का गठन, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग का गठन करने का क्या मतलब था कि
राज्य के चुनाव, राज्य हर एक राज्य का एक राजकीय चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जो राज्य स्तर पे हमारा जो मेन चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके बाद राज्य स्तर की भी स्टेट कमीशन ऑफ इलेक्शन बनाया गया। वो क्या करते हैं, अपने राष्ट्र में पंचायती चुनाव कराते हैं और विधान वाले चुनाव, विधान परिषद का जो चुनाव होता है उसमें सहयोग करते हैं। तो ये 3 काम हुए, जिससे क्या हुआ, हमारे जो स्थानीय चुनाव होते हैं यानी कि पंचायत लेवल की जो चुनाव होती है उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ी और विकास में कुछ रफ्तार आई। अब चुनाव के स्तर, जो हमारे तीसरे स्तर की चुनाव है, पंचायत स्तर की चुनाव है, उसमें किस तरह के चुनाव होने लगे, 3 स्तर के। एक होता है हमारे ग्रामीण स्तर का, ग्रामीण स्तर का तुम जानते हो, जिसमें प्रधान, बीटीसी, वार्ड मेंबर वगैरह चुने जाते हैं। एक गांव का होता है या छोटे छोटे 2-3 गांव का होता है। उसके बाद बताया पंचायत समिति। पंचायत समिति होती है जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, देखना कई गांव मिला के 100 जिला पंचायत का चुनाव होता है। जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है वो पंचायत समिति कराती है, उसमें कई सारे क्या होते हैं, ग्राम पंचायत जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है जिला परिषद। जिला परिषद का चुनाव होता है जिसमें कई बहुत सारे पंचायत समिति मिली होती है, मुख्य रूप से एक जिला स्तर पे होता है। तो ये 3 स्तर है। इसके बाद जो नगर का है, नगर निकाय आयोग, जो नगर निकाय का चुनाव है वो अलग है। जैसे कोई बड़ा शहर है उसको जिला पंचायत से या इससे अलग रखा जाता है, उनका चुनाव अलग ही होता है, जिसमें महापौर ये सब चुने जाते हैं। उसको हम अगले बार में, अगले टॉपिक में अच्छे से कवर करेंगे। अभी इतने तक का आप नोट बनाएंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको या तो कमेंट में करेंगे, कमेंट उसको कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सिर्फ 5 अगस्त तक का आपके पास डेट है, 9th वाले भी और 10th वाले भी। ओके, थैंक यू।